हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 3rd लेक्चर। इससे पहले हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमने लिंक बायो में दिया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो नर्व इम्पल्स को जनरेट, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी इनके पास होती है। और ये जो नर्वस सिस्टम बना होता है ये स्पेशल नर्वस टिश्यू से बना होता है। इसमें होती हैं नर्व सेल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं तो इसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं। वैसे सिंपली भाषा में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती क्या है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कुछ नहीं होता है, ये सब न्यूरॉन्स में जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसे ही हम स्टडी करते हैं। तो वही हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हो जाता है। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, और आयन मेम्ब्रेन आयन कंसंट्रेशन में चार्ज का कैसे स्टिमुलस होता है, और नर्व इम्पल्स कैसे कन्वर्ट होते हैं स्टिमुलस में। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप सभी ने देखी होगी सेल मेम्ब्रेन, आप पढ़ चुके हैं पहले कि ये हमारी एक सेल है जिसमें ये हमारा ये बाहर वाला हो गया, ये एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर, और दूसरा ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा इंट्रासेलुलर हो गया, इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं और इंट्रासेलुलर में हमारे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं। ऐसे हम देखते हैं ये न्यूरॉन्स है हमारा, ये भी एक टाइप की सेल ही होती है, ये एक टाइप की सेल है। ये इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इंट्रासेलुलर है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो ये कटायन मेम्ब्रेन हो गई, और जो नेगेटिव चार्ज है जहाँ है ये एनायन मेम्ब्रेन हो गई। तो इसमें हम देखते हैं कि एन एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस generated across the cell membrane of neuron due to disbalance of positive and negative charge, which ultimately give rise to generate of nerve impulse। तो इसमें क्या बताया गया कि जब हमारी ये सेल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। जब इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनका डिसबैलेंस हो जाता है, तब हमारा नर्व इम्पल्सेस जनरेट होता है, इनका डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस कब होता है? जब हमारे चैनल पर स्टिमुलस आकर के स्टॉप लगाता है, तब हमारा जो हमारे जो चार्जेस हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तो हम देखते हैं हमारा जो इस सेल है, ये वाली हमारी जो न्यूरॉन की सेल है, इसको ही हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? हमारा जो एटीपेज पंप है, हम आपको दूसरा बना के दिखाते हैं। ये हमारा एटीपेज पंप हो गया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज
पंप। और हमारा होता है वोल्टेज लीकेज वोल्टेज गेट चैनल। और एक हमारा यहाँ पर होता है, ये दो होते हैं, एक हमारा सोडियम होता है, सोडियम गेट चैनल वोल्टेज चैनल, और एक हमारा था पोटेशियम गेट चैनल। ये हमेशा बंद रहते हैं, ये एक स्पेशल वोल्टेज पर ही ओपन होते हैं। और ये हमारे लीकेज चैनल हो गए, लीकेज चैनल। तो स्पेशली देखा जाए तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल 3 टाइप के चैनल प्रेजेंट रहते हैं। हमारा वोल्टेज गेट चैनल हो गए, और सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, और हमारा लीकेज चैनल हो गए। लीकेज चैनल में ये हमारा पोटेशियम चैनल हो गया, और ये हमारा सोडियम चैनल। तो नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी नॉर्मल कंडीशन में हमारे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं, और सेल के बाहर हमारे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज लीकेज चैनल के थ्रू लगातार बाहर जाते रहते हैं, और सोडियम चैनल के थ्रू लगातार सोडियम चार्ज अंदर आते रहते हैं, जिससे इनका डिसबैलेंस नहीं होता है। तो ये नॉर्मल स्टेज में रहते हैं। ये हमारा हो गया एक्शन पोटेंशियल। अब इसके एक्शन पोटेंशियल में कुछ इवेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब कुछ कंडीशंस लगती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। पहला हमारा हो गया पोलराइजेशन, दूसरा हो गया डीपोलराइजेशन, तीसरा हो गया रीपोलराइजेशन, और चौथा हो गया हमारा हाइपर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, ये एक प्रकार की रेस्टिंग स्टेज होती है। रेस्टिंग स्टेज होती है तो इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज रहते हैं और पॉजिटिव आयन ज़्यादा रहते हैं, और सेल के बाहर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहते हैं और सोडियम आयन ज़्यादा रहते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट रहता है। हम नॉर्मली आपको दिखाते हैं कि ये हमारा बना हुआ है, आपको जो हमने पहले समझाया। इसमें जो पोटेशियम लीकेज चैनल हैं और वोल्टेज चैनल हैं और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हैं, ये तीनों हमने आपको पहले समझाए हैं। तो इसमें रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारे पोटेशियम से लीकेज चैनल से पोटेशियम लगातार पॉजिटिव आयन बाहर जाता रहता है और सोडियम आयन अंदर आते रहते हैं। ये लगातार हमारे चलते रहते हैं, और ये हमारे लगातार चलते रहे, सोडियम आयन चलते रहे कि अगर पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव आयन बाहर जा रहे हैं लगातार, तो हमारी एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो पॉजिटिव आयन हैं वो बाहर ज़्यादा हो जाएंगे और अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे। इसी को बैलेंस करने के लिए हमारा जो यहाँ पर काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है कि यहाँ पर हमारे पोटेशियम आयन जो होते हैं, इसमें जो सोडियम आयन होते हैं, इन्हें ये तीन पोटेशियम आयन बाहर निकालता है सोडियम आयन, और 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजता रहता है, जिससे हमारे जो सेल के अंदर कोई भी डिसबैलेंसी नहीं होती है कि ये हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल है और वोल्टेज चैनल हमेशा बंद रहते हैं। ये स्पेशल
वोल्टेज पर ही खुलते हैं। और जो लीकेज चैनल है ये भी हमारे लगातार काम करते रहते हैं। तो एक से पोटेशियम ज़्यादा जा रहा है, बाहर जा रहा है पोटेशियम, और सोडियम अंदर आ रहा है, और इसे ये लगातार चलता रहता है। तो इससे थोड़ा सेल के अंदर कहीं पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और निगेटिव बाहर कम हो गए, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम करता रहता है, जिसमें हमारा सोडियम जो है वो लगातार 3 बाहर निकलता रहता है और पोटेशियम लगातार 2 अंदर लेता रहता है। तो हमारी ये स्टेज बनी रहती है पोलराइजेशन। इसमें हमारा सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। ये लीकेज चैनल के द्वारा हो रहा है लगातार। और इसमें ये इसी को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए सोडियम 3 बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम 2 अंदर आ रहे हैं। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कर रहा है। ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस पे एनर्जी लगती है। एनर्जी से 3 पोटेशियम सोडियम बाहर निकालता है। तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो 70 मिली वोल्ट रहता है। इसका हम दूसरा देख लेते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है? डीपोलराइजेशन में होता है कि जब हमारा सोडियम पोटेशियम लगातार चल रहे हैं तब हमारा एक स्टिमुलस आता है और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बंद कर देता है। एटीपेज पंप को बंद कर दे, स्टिमुलस बंद कर देता है। तब हमारा जो चैनल है इससे लगातार सोडियम अंदर आता रहता है और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता रहता है। तब इस कंडीशन में हमारा जो निगेटिव अंदर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है और निगेटिव आयन बाहर ज़्यादा रह जाता है। ये हमारा पोटेशियम चैनल। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। क्योंकि ये वाली जो स्टेज थी यहाँ पर जो नॉर्मली हो रहा था, इससे हमारा ये वाला जो स्टिमुलस आकर के जुड़ता है तो यहाँ पर ये पोल जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो तभी हम इसे डीपोल कहते हैं। और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो +30 हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए इसका +30 मिली वोल्ट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं when stimulus comes it deactivated सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। नाउ सोडियम आयन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन वायर लीकेज चैनल एंड अल्टीमेटली इनसाइड। कि सोडियम लगातार अंदर आता रहता है और ये भी यहाँ पर ये वोल्टेज चैनल खुल जाता है। तो इससे भी लगातार सोडियम अंदर आता रहता है तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर ज़्यादा हो जाता है। membrane become positively charged, so this stage is called depolarization. Voltage gate sodium plus also open। तो जो वोल्टेज गेट चैनल होता है ये ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो इससे भी लगातार सोडियम अंदर आने लगता है। देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज टू +30 मिलीवोल्ट। तो इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +30 मिलीवोल्ट हो जाता है।
अगला हम देखते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो पहले डिपोलराइजेशन हुआ है उसमें सोडियम चैनल के थ्रू हमारा सोडियम वोल्टेज चैनल के थ्रू हमारा सोडियम लगातार अंदर आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया इसमें सेल के अंदर, और निगेटिव आयन सेल के बाहर ज़्यादा हो गया। तो इसी को दोबारा से नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए फिर से रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि ये गेट वोल्टेज चैनल जो होता है पोटेशियम वाला वो ओपन हो जाता है, और देन लगातार पोटेशियम आयन लगातार तेज़ी से कंटिन्यूसली बाहर निकलने लगते हैं। तब हमारा जो सेल के अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हुआ था वो हमारा फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और ये कब होता है कि हमारी ये लगातार एक सेल से दूसरे सेल में होता रहता है। जब हमारा पॉजिटिव चैनल ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारा डिपोलराइजेशन था, तो ये एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुए थे यहाँ इसे निगेटिव कर देगा और नीचे पॉजिटिव कर देगा, तो ये फिर से हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो रिपोलराइजेशन हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है कि नाउ व्हेन वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पास्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल again get closed and now voltage gated potassium channel open, then now potassium ion continuously passing out from the cell and ultimately the inside of membrane again become negatively charged, and this stage is called repolarization ATPase pump again activated। इसका हम डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये तो चल ही रहा है, ये जो हमारा फिर से चैनल बंद हो जाएगा यहाँ से, फिर पोटेशियम जो यहाँ से गेट वोल्टेज चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम लगातार बाहर जाने लगेगा और फिर से हमारी नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, और फिर से हमारा रेस्टिंग फेज जो होता है जो -70 मिली वोल्ट था वो फिर से हो जाएगा। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन में जब पोटेशियम लगातार बाहर जाने लगता है तो इस चैनल को बंद करने के लिए हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या होता है कि ऑल्दो मेम्ब्रेन अगेन बिकम रिपोलराइजेशन, दोबारा से रिपोलराइजेशन होता है, बट स्टिल पोटेशियम चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल स्टिल रिमेन ओपन, और दोबारा से पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। नाउ ड्यू टू दिस पोटेशियम आयन कंटिन्यूसली पासिंग आउट द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से पास आउट करते रहते हैं सोडियम आयन, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम बढ़ते पोटेशियम आयन बढ़ते हमारा जो टेस्टिंग मेम्ब्रेन थी वो -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगी, जिससे हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। व्हेन पोटेशियम पोटेंशियल रीच्ड -90 मिली वोल्ट पोटेशियम चैनल आल्सो गेट क्लोज एंड फाइनली मेम्ब्रेन रीच टू द रेस्टिंग स्टेज। और फिर लगातार ये पोटेशियम आयन चलता रहेगा, जब हाइपर में पहुंच जाएगा तब ये सोडियम चैनल है, ये सोडियम पंप है वोल्टेज गेट चैनल, ये हमारा बंद हो जाएगा और फिर से हमारी रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी। ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल के कुछ स्टेजेस थे, इवेंट्स थे उनके बारे में। अब हम इसका ग्राफ में देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो है ये हमारा डिपोलराइजेशन होता है। यहाँ पर जब सोडियम और पोटेशियम लगातार बाहर अंदर बाहर जाते रहते हैं, और ये जो हमारी है -55 एंड -70, इन दोनों के बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल, जहाँ पर ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है इसे यहाँ पर ही पोटेंशियल जनरेट होता है, और यहीं से
नर्व इम्पल्स जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट शुरू होता है। अब तो यहाँ पर ये रेस्टिंग फेज हो गई। फिर यहाँ से ये चैनल जब ऊपर बढ़ता है तो डीपोलराइजेशन होता है, और जब यहाँ से फिर से दोबारा नीचे आने लगती है तो रिपोलराइजेशन होता है, और लगातार पोटेशियम बाहर निकलते रहते हैं तब हाइपरपोलराइजेशन होता है। और फिर से जब पोटेशियम पंप बंद हो जाता है तब हमारी रेस्टिंग स्टेज आ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ना समझ में आया होता तो दोबारा से आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं।